हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, राष्ट्रीय आय और उसकी धारणाएं। तो चलो टॉपिक को शुरू करती हैं। पहला है हमारा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि एक देश की जो सीमा है, एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसमें दिखाया गया नीचे कि देश की सीमा के अंदर, सपोज करो ये देश की सीमा है, इसके अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है उन सब का बाजार मूल्य क्या होगा, हमारा सकल घरेलू उत्पाद होगा। और सकल घरेलू उत्पाद को हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में GDP MP। ठीक है, तो जीडीपी अगर एमपी लिखा आ गया है तो ये पूछा है कि बाजार मूल्य के ऊपर मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी क्या हो गया आपका, मार्केट प्राइस हो गया। बाजार मूल्य पर आपका जीडीपी, यानी कि बाजार कीमत पर आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हिंदी में भी याद कर लेना और इंग्लिश में भी कर लेना बेटे, ये याद आपना। ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और कुल सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य है। अब देखो इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है। क्या कॉमन दिखाया हमें कि दोनों ही क्या हैं, भौगोलिक सीमा के अंदर हैं। दोनों के अंदर क्या है, हमने एक निश्चित वर्ष के अंदर उत्पादन हो रहा है उसको ले रहे हैं। दोनों में क्या है, अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य को ले रही हैं। ठीक है, तो उनका कुल उत्पादन, तो ये सारी चीज़ें तो इसमें कॉमन आ गई हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें ग्रॉस और यहाँ पे लिखा हुआ है नेट। बाकी सारा सेम है, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य। लेकिन जो सकल है और शुद्ध है, इसमें क्या डिफरेंस है कि डेफिनेशन तो इसकी सेम आएगी, लेकिन लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि मूल्य ह्रास घटाने पर, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है उसको क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। किस में से माइनस करेंगे, जीडीपी में से। तो इसने कहा है कि अगर आपको एक चीज़ दी हुई है, अगर आपको दे रखा है कि जीडीपी एमपी दे रखा है, उसमें से अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, मूल्य ह्रास माइनस कर दिया आपने सकल घरेलू उत्पाद में से, तो क्या आ जाएगा, आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। जब आपको ऐसा दिया हुआ हो तो आपने सिर्फ ये देखना है कि बाजार मूल्य है, घरेलू उत्पाद। तो डिफरेंस किस में है, सकल और शुद्ध में। सकल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शुद्ध में डेप्रिसिएशन को, यानी कि मूल्य ह्रास को जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हमें शुद्ध निकालना है तो मूल्य ह्रास सकल में से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे उसको। तो आगे दिया हुआ है हमें, तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, सरल शब्दों में कह सकते हैं जीडीपी से डेप्रिसिएशन घटा के जो उत्पादन बचता है वो क्या है, हमारा एनडीपीएमपी, जहाँ बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो इसका फार्मूला क्या है कि अगर आपको ये सकल दे रखा है तो आपको शुद्ध निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो शुद्ध निकालने के लिए इन्होंने क्या बोला है हमें, पहले हम इसका मैथ चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि जीडीपीएमपी किसके बराबर होता है, एनडीपीएमपी प्लस में, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस में डेप्रिसिएशन के बराबर होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के बराबर होता है, सपोज करो आपको जीडीपी कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितना दिया आपको, 30 दिया है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप जीडीपीएमपी में से 500 में से अगर आप 30 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एनडीपीएमपी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग मिस्टेक हो गया, इसमें एनडीपी की जगह जीडीपी आएगा और जीडीपी की जगह पे एमडीपी आएगा। तो इसमें अलग से बना लेना फॉर्मूला, कैसे लिखना है, जीडीपीएमपी माइनस में डेप्रिसिएशन। ठीक है, किसके इक्वल होता है, एनडीपीएमपी के इक्वल होता है। ओके, तो एनडीपीएमपी के इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएगा 500, 500 में से 30 माइनस कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 470। तो 470 क्या आ जाएगा, हमारा एनडीपीएमपी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जब सकल दिया हुआ है हमें, तो सकल में से अगर आप शुद्ध माइनस कर दोगे, सॉरी, सकल में से अगर आप
मूल्य ह्रास माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, शुद्ध बच जाएगा। ठीक है, आगे चलती हैं नेक्स्ट। आगे है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का बाजार मूल्य जो देश के अंदर हो या विदेश में हो। तो इसमें हमें ये बता रहा है कि उसमें हमने किया था घरेलू उत्पाद, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं हम राष्ट्रीय उत्पाद। अब अगर राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो घरेलू में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो घरेलू में हम जो घरेलू में तो सिर्फ हमारे भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाली आय शामिल थी, लेकिन अगर घरेलू में विदेशों से मिलने वाली आय को भी शामिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, राष्ट्रीय आ जाएगा। तो नीचे फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। इसमें ये लिखा है हमें कि जीडीपी में अगर हम विदेशों से मिलने वाली आय को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी एमपी मिल जाएगा। यानी कि अगर घरेलू उत्पाद में विदेशों से मिलने वाली आय जुड़ जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। इसका फार्मूला नीचे दे रखा है हमें, NFIA यानी कि विदेशों से मिलने वाली आय हो जाएगी। विदेशों से मिलने वाली आय निकालने के लिए हमें जो विदेशों से हम लेके आए हैं, सपोज करो वो 1000 है, ठीक है, और विदेशों को दिया है मान लो वो हमने 500 दिया है, ठीक है, तो कितना आ गया, 500 आ गया। तो 500 क्या होगी, हमारी विदेशों से मिलने वाली आय होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके अंदर। सपोज करो कि यहाँ से हमने बाहर से हम 120 रुपये कमा के लेके आए हैं और विदेश वाले हमारे देश से 100 रुपया कमा के लेके चले गए हैं, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 क्या होगी, हमारी विदेशों से मिलने वाली आय हो गई। विदेशों से प्राप्त आय मतलब हम विदेशों से कितना कमा कर लेकर आए हैं, विदेश को दी कि विदेश हमारे विदेशी लोग हमारे देश से कितना बाहर पैसा ले गए हैं। तो दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसका फार्मूला चेक कर लेते हैं। इसमें दिया हमें जीडीपी हमें दे रखी है 500 दे रखा है और नेट फैक्टर इनकम यानी कि विदेशों से मिलने वाली आय हमारी 20 करोड़ है। तो इसमें क्या दिखा रहा है हमें कि हमें जीएनपी एमपी निकालना है यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हमें घरेलू उत्पाद में से क्या जोड़ देना है, आपने विदेशों से मिलने वाली आय को जोड़ देना है। जब विदेशों से मिलने वाली आय को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, घरेलू प्लस में विदेशों से मिलने वाली आय की। तो कितनी आ गई हमारी, 520 आ गई है। आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पहले तो हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला था, लेकिन अगर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो इसमें दिया है कि 1 साल के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जोड़ना है। ओके, उसमें से डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन भी नहीं जोड़ेंगे हम। उसके बाद उसमें विदेशों से मिलने वाली आय को जोड़ना है। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर तो आप जीडीपी से निकाल रहे हो, सपोज करो आपको जीडीपी एमपी दे रखा है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको। अगर शुद्ध दिया है तो मैंने बोला था कि शुद्ध निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या दिया, राष्ट्रीय दिया है। राष्ट्रीय निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशों से मिलने वाली आय को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी यही करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जीडीपी एमपी में नेट फैक्टर इनकम जोड़ेंगे और डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 490 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए इसमें कि जब भी आप इस चीज़ को सॉल्व करते हो तो पहले आपको डिफरेंस चेक करना है, चाहे आपको कुछ भी दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया है और यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है, ठीक है। अगर सकल राष्ट्रीय में से अगर शुद्ध राष्ट्रीय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मूल्यह्रास माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये भी बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य है। सकल दिया है, सकल एक दूसरे के बराबर नहीं है। राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है, तो डिफरेंस किसका बचा, सकल का बचा। और मैंने पहले ही बताया था सकल किसके बराबर होता है, शुद्ध प्लस में मूल्यह्रास के बराबर होता है। अगर आपको शुद्ध निकालना है तो इसमें से मूल्यह्रास माइनस कर दो, अगर सकल निकालना है तो शुद्ध के अंदर मूल्यह्रास को जोड़ दो। तो ये हो गया आपका बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद।
एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को साधन लागत पर मापता है, यानी केवल उत्पादन साधनों के भुगतान के आधार पर। तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें भी हम वही चीज़ लेके चलेंगे कि भौगोलिक सीमा लेके चलनी है, क्योंकि घरेलू लिखा है। एक वर्ष की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन लेके चलना है, ठीक है। लेकिन साथ में दिया साधन लागत है, यानी कि साधनों की लागत को मापता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर केवल उत्पादक साधनों के भुगतान के आधार पर, कि जो उत्पादन के साधन हैं उनको जो भुगतान किया गया उसके आधार पे हम इसको माप के चलते हैं। तो जीडीपी में से अगर आप कर और सब्सिडी माइनस कर देते हो तो जीडीपी एफसी प्राप्त होता है हमें, और बाजार मूल्य पर कर शामिल होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में कर शामिल नहीं होते। तो हमने पहले बाजार मूल्य पढ़ा था, लेकिन अब हम साधन लागत पढ़ रहे हैं। बाजार मूल्य में कर शामिल होते हैं, लेकिन साधन लागत में कर शामिल नहीं होते। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ हमें कि जीडीपी अगर एमपी आपको दे रखा है तो क्या करना होगा आपको। अगर आपको जीडीपी एमपी में से निकालने के लिए दिया है कि आप साधन लागत पे निकालो, तो आप तो एक कर माइनस कर दोगे और सब्सिडी इसमें जोड़ दोगे। तो नीचे फार्मूला दिया हुआ हमें चेक कर लेते हैं, क्या लिखा है कि अगर आपको जीडीपी एमपी में से कर और सब्सिडी जीडीपी एफसी निकालना है, यानी कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जब आपके जो कर हैं कर में से अगर आप सब्सिडी माइनस कर देते हो तो आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हो। अगर आपको जीडीपी एफसी निकालना है तो जीडीपी एमपी में से जा तो सीधा टैक्स जोड़ दो, सब्सिडी माइनस कर दो, जहाँ पर इसको अलग से निकाल लो, अलग से सॉल्व करके फिर उसके बाद इसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। अगर आपको जीडीपी एमपी 500 दे रखा है और टैक्स आपको 50 दे रखे हैं, तो जीडीपी एफसी कितना आ जाएगा आपका 450 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमने साधन लागत पर ऊपर सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब एनडीपीएफसी दे रखा है, जीडीपीएफसी में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। अगर आपको दिया है एनडीपीएफसी और जीडीपीएफसी और इसमें से क्या माइनस करें, तो सबसे पहले आपको देखना है कि एफसी और एफसी बराबर है, पी और पी एक दूसरे के इक्वल है, डी और डी इक्वल है। तो क्या डिफरेंस है, ग्रॉस दे रखा है, नेट निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको सकल दे रखा है, ग्रॉस दे रखा है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका शुद्ध आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वह कुल आर्थिक मूल्य जो किसी देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पन्न किया जाता है। तो ये डेफिनेशन तो आपकी हर बार सेम ही रहती है। इसमें साधन लागत दिया है तो साधनों को मिलने वाली एक वर्ष के अंदर जो आय है हमारी, उसका जोड़ क्या हो जाएगा, हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। इसको हम साधन लागत पर मेजर कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये देश के अंदर हो, मतलब जो है ज़रूरी है कि देश के अंदर हो या विदेश में हो, उस सब का हम प्लस करके इसके अंदर चलेंगे। यानी देश के निवासियों द्वारा जो आय मिली है और विदेशों से जो आय मिली है साधन लागत पर, इसको दोनों को प्लस करते हैं। तो अगर हमें दे रखा है कि जीएनपीएफसी निकालना है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हमें नीचे फार्मूला दिया है कि अगर आपको जीएनपीएफसी निकालना है तो जीडीपीएफसी दे रखा है, तो जीडीपीएफसी में क्या जोड़ना है, आपने नेट फैक्टर इनकम जोड़ना है। क्योंकि इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि जी और जी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, जी और जी एक दूसरे के इक्वल है, और एफ सी और एफ सी इक्वल है, पी और पी इक्वल है। तो डिफरेंस किस में बचा, नेशनल और डोमेस्टिक में। तो नेशनल निकालने के लिए जो डोमेस्टिक है, यानी कि जो घरेलू है, उसके अंदर विदेशों से मिलने वाली साधन आय जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, हमारा नेशनल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर चेक करो, हमें दिया हुआ है जी एन पी एफ सी, एन एन पी एफ सी प्लस में डेप्रिसिएशन 800 प्लस 60 860 आ जाएगा इसके अंदर। ओके, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब वही बात है कि साधन लागत पे जो हमें मिलने वाली
कमाई है उसका जोड़ करेंगे। किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादन जिसमें मूल्यह्रास, अगर शुद्ध लिखा है तो आप डेफिनेशन में लिख दोगे कि मूल्यह्रास घटा दिया जाता है और फैक्टर कॉस्ट पर इसको मापा जाता है। यानी कि एक देश के निवासियों द्वारा मिलने वाली आय, विदेश से मिलने वाली आय, ठीक है, इसमें और कर और सब्सिडी के प्रभाव को हटा देना इसके अंदर। तो यहाँ पे दिखाया हमें कि NNPFC यानी कि हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, मान लो 100 दिया है, GNP आपका 1000 है तो 900 आ गया। लेकिन NNPFC जब GDPFC प्लस में नेट फैक्टर इनकम जोड़ देंगे और डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 700 प्लस 100 माइनस 50, 750 आ जाएगा। NNPFC वही है जो हमें राष्ट्रीय आय कहते हैं। हमें बताता है कि देश के नागरिकों ने कुल शुद्ध आय कितनी कमाई की है। सभी साधनों की कमाई, वेतन, किराया और ब्याज लाभ को जोड़कर हमें मिलती है। तो इसमें बता रहा है कि जो NNPFC होती है वो नेशनल इनकम के बराबर होती है। अगर आपको लिखा जाए कि नेशनल इनकम निकालो तो आपको क्या निकालना है, आपको NNPFC सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से प्राप्त किसी देश की बाजार कीमत पर शुद्ध आय से है उस देश के खर्च करने के लिए उपलब्ध है। यानी कि प्रयोज्य आय क्या होती है कि देश की एक तो राष्ट्रीय आय आ जाएगा, प्लस में उसके शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएंगे, प्लस में क्या आ जाएगा, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय आ जाएगी। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, NNPFC के बराबर होती है। यानी कि साधन लागत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है वो आपकी राष्ट्रीय आय होती है। दूसरा, विदेशों से हम कितना पैसा लेके आए वो जुड़ जाएगा। तीसरा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और प्लस में शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आ जाएगा। कि विश्व से चालू हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, एक तरफा, यानी कि हमने जैसे मान लो आपको डोनेशन मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह है जो किसी देश के सभी स्रोतों से प्राप्त होती है, चाहे वो देश से हो चाहे वो विदेश से हो। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की सकल और शुद्ध धारणाएं, या तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय हो सकता है या शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय हो सकता है। अगर सकल राष्ट्रीय लिखा है तो आपकी जो आपकी पुनर्स्थापन लागत क्या होती है उसमें शामिल होती है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन बोलते हो जिसको। लेकिन अगर आपका शुद्ध दिया हुआ है तो शुद्ध के अंदर ये शामिल नहीं होती। अगर आपको शुद्ध निकालना है तो सकल में से आपको चालू हस्तांतरण लागत को क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है, इसमें से माइनस करना पड़ता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से दो क्षेत्र होते हैं। एक होता है निजी क्षेत्र, इसके अंतर्गत सभी उद्यम शामिल हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। और एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सरकार के प्रशासनिक, विभागीय और गैर विभागीय उद्यम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हमें, किसी देश के उत्पादित देश के घरेलू उत्पाद का जो भाग निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है उसको निजी क्षेत्र से घरेलू उत्पाद की साधन आय कहते हैं। तो इसमें बता रहा है हमें कि एक निजी क्षेत्र होता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है। निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के हाथ में होता है। सरकार के भी दो क्षेत्र होते हैं, विभागीय और गैर विभागीय। ठीक है, लेकिन हमें निजी क्षेत्र से मिलने वाला अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा कि विभागीय और गैर विभागीय जो सरकारी क्षेत्र हैं उनसे मिलने वाली आय को हमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से माइनस करना पड़ेगा। तो सिर्फ निजी क्षेत्र से, अब देखो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में तो निजी और सरकारी दोनों की आय शामिल है, लेकिन अगर सिर्फ निजी की निकालनी है तो सरकारी वाली उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। आगे हमारा निजी आय। निजी आय क्या होता है कि निजी क्षेत्र को एक वर्ष के अंदर जो साधन आय और शेष विश्व से जो हस्तांतरण मिल रहे हैं वो आ जाएगा। तो इसमें निजी आय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, निजी क्षेत्र ने जो कमाई की वो आ जाएगी, विदेश से जो हम पैसा लेके आए वो आ जाएगा, सरकार ने हमें जो वन साइडेड मान लो पेंशन दे रही है वो आ जाएगा, विश्व के बाकी हिस्सों से भी हम पैसे लेके आ रहे हैं तो, और सरकार को हमने ऋण दिया था उसके ऊपर जो ब्याज आ रहा है वो सारी क्या हो जाएगी, हमारी निजी आय हो जाएगी।
उसके बाद है नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय क्या होती है? परिवार की एक वर्ष के अंदर जो साधन आय से और जो उनको हस्तांतरण मिलते हैं उन सबका जोड़ क्या होती है? आपकी व्यक्तिगत आय होती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत आय में क्या हो जाएगा? उस आय को शामिल किया जाता है जो, मान लो सपोज करो कि उदाहरण दिया है कि कोई कंपनी है उसको लाभ मिल रहा है। अब वो लाभ है वो तो परिवार को नहीं देगी, परिवार के पास नहीं जाएगा, उसको क्या रखेगी? अनडिस्ट्रीब्यूट रहता है। जो बचत है वो भी परिवार को नहीं मिलती, तो इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। निगम कर है वो भी परिवार को नहीं मिलता, तो जो चीज़ें परिवार को नहीं मिलती उनको हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या फ़र्क है? निजी आय में निजी निगमों की बचत और निगम कर को शामिल किया जाता है, लेकिन व्यक्ति आय में इनको शामिल नहीं किया जाता। अगर व्यक्तिगत आय निकालनी है तो निजी आय में से बचतें और निगम कर दोनों माइनस कर दो तो आपकी व्यक्तिगत आ जाएगी जो आपके खर्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है? अब सरकार को मान लो सरकार ने मान लो एक व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए, उसकी मान लो व्यक्तिगत आय 10,000 है। अब 10,000 के उस पर उसको टैक्स भी देना पड़ता है, तो टैक्स मान लो उसने दिया मान लो 200 रुपये, तो बाकी जो बच गया वो उसके खर्च करने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रयोज्य आय क्या होती है? एक तो परिवार क्षेत्र के पास जो बचते हैं और जो भोग हैं उन दोनों के बराबर होती है हमारी प्रयोज्य आय। तो प्रयोज्य आय को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो व्यक्ति की आय है उसमें से अगर कर माइनस कर देंगे और सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्रजातियाँ जो माइनस कर देंगे इसमें, तो बाकी जो बच जाएगा हमारा वो प्रयोज्य आय होती है। प्रयोज्य आय जो सब कुछ पे करने के बाद, टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो उसके पास बच जाती है किसी व्यक्ति के पास, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होती है। तो ये हमारा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय हो गया। इसके अंदर 13 जो टॉपिक थे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार जस्ट एक समरी रिवाइज कर लेते हैं इसकी। तो हमने कौन कौन से टॉपिक किए इसके अंदर? एक तो किया हमने जीडीपी एमपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एफसी, एनडीपीएफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी और एनडीपीएमपी। तो ये इनमें से आपको सारे टॉपिक आई होप समझ आ गए होंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर आपको दे रखा है कि जीडीपीएमपी निकालना है या जीडीपीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा? अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि आपको एक पहले तो इसको इंग्लिश में थोड़ा सा लर्न कर लेना बेटा। जीडीपीएमपी आपको दे रखा है, ठीक है, जीडीपीएमपी निकालना है और दे रखा है आपको जीएनपीएमपी मान लो 500 दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसके अंदर? आपको जस्ट चेक करना है कि यहाँ पे आप डिफरेंस क्या है दोनों में। एमपी और एमपी दे रखे हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दे रखे हैं, ग्रोस और ग्रोस दे रखा है, यानी कि डिफरेंस कहाँ पे आ गया आपका? नेशनल और डोमेस्टिक में। ठीक है, अगर आपको घरेलू निकालना है, डोमेस्टिक निकालना है, आपको राष्ट्रीय दे रखा है, तो इसमें से क्या चीज़ आपको माइनस करनी पड़ेगी? तो क्या माइनस करना पड़ेगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका घरेलू आ जाएगा। अब सपोज करो कि आपको दे रखा है जीडीपी एमपी निकालना है, लेकिन दे रखा है आपको एनएनपीएफसी। अब देखो इसको कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो एमपी और एफसी में डिफरेंस, यानी कि बाजार कीमत दे रखा है और साधन लागत। बाजार कीमत निकालना है, दे रखा है साधन लागत। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दे रखा है। ग्रोस निकालना है, नेट दे रखा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? आपको एक का डिफरेंस चेक कर लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस और नेट, यानी कि ग्रॉस निकालना है तो नेट में हमें क्या जोड़ना पड़ता है? मूल्यह्रास को जोड़ना पड़ता है। दूसरा है डोमेस्टिक निकालना है, राष्ट्रीय दे रखा है, तो राष्ट्र में से जब विदेशों से मिलने वाली साधन आय माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? घरेलू आ जाएगा। उसके बाद बाजार कीमत दे रखा है, साधन लागत दे रखा है, बाजार कीमत निकालना है। तो मैंने बताया था कि बाज़ार में जाओगे तो टैक्स देना ही पड़ता है किसी ना किसी चीज़ पे, तो टैक्स जोड़ दोगे और सब्सिडी क्या कर दोगे?
माइनस कर दो, क्योंकि जो दुकानदार है अगर उसको सब्सिडी आ रही है उस पर, तो वो तो आपको नहीं देगा ना, टैक्स आपको उस प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। जो कंपनी या जो जिस चीज़ को बना रही है तो सब्सिडी वो खुद रखती हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंस चेक कर लेते हो। जहाँ पे अगर आपको दे रखा है NNPFC निकालना है, तो NNPFC निकालने के लिए मान लो आपको दे रखा है GDP MP, तो कैसे निकालोगे? तो उसी तरीके से आपको क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। पहले नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है तो भाई मूल्य ह्रास माइनस कर दो। अगर आपको नेशनल दे रखा है, नेशनल निकालना है तो घरेलू दे रखा है भाई, चुपचाप से विदेशों से मिलने वाली आय जोड़ दो। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और MP निकालना है, आप MP दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो भाई साधनों को तो जो इनकम मिलती है उनको टैक्स तो नहीं मिलता, तो टैक्स को माइनस कर दो। ठीक है, सब्सिडी को जोड़ दो, क्योंकि साधनों पे सब्सिडी ऐड होगी, तो सब्सिडी को जोड़ देंगे और टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो NNPFC आ जाएगा। इसी तरीके से आप डिफरेंस चेक करते रहना। एक हमने पढ़ा था प्रयोज्य आय, ठीक है, एक होती है निजी आय, एक होती है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। तो इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी कर लिया इस टॉपिक को। तो प्रयोज्य आय का मतलब क्या होता है, जैसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है, व्यक्ति के पास मान लो हर महीने 20,000 इनकम आ रही है, तो 20,000 में से कुछ टैक्स भी देता है हर महीने, मान लो 200 रुपये उसका टैक्स है, टैक्स दे रहा है, तो बाकी 18,000 बच गए। सारा कुछ देने के बाद सारे खर्चे सरकार को जो भी उसका टैक्स वगैरह पे कर देगा, तो जो वो बाकी जो इनकम बच जाएगी वो क्या होगी, उसकी प्रयोज्य आय होगी। इसी तरीके से विदेशी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय देश की प्रयोज्य आय होती है, और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक व्यक्ति की प्रयोज्य आय होती है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। अगर राष्ट्रीय प्रयोज्य आय तो वो देश के साथ संबंधित है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक व्यक्ति के साथ संबंधित है। तो आज का आपको टॉपिक कैसा लगा? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।